वेलकम एवरीवन। हमारे चैनल सिद्धांत बिल्डर एसबी में आपका स्वागत है। और आज हम जुड़ गए हैं एक ऐसी क्लास से जो हमें सीटेट में 120 नंबर लाने के लिए प्रेरित करेगी। और इस क्लास के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट में और यूपीटेट में और जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी अच्छी तैयारी करेंगे। और इसमें जो पढ़ाया जाएगा बाल विकास या जो भी सब्जेक्ट है वो आपको टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अभी जो हमने सीटेट के लिए ग्रुप चलाया है उसमें आप 120 अंक आसानी से प्राप्त करेंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत घर पे भी करना है। 5 से 6 घंटे आप घर पे पढ़िए, रिवीजन करिए वीडियोस का बार बार। और यकीन मानिए इन्हीं वीडियो को देखते हुए रिवीजन करते हुए आपकी क्लास जो आपका जो पेपर है इन्हीं में से पूरा का पूरा आ जाएगा। पूरी बाल विकास, पूरी शिक्षा शास्त्र, गणित और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी वो कट टू कट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। अभी एमसीक्यू भी कराए जाएंगे आपको लास्ट तक, ढेर सारे एमसीक्यू कराए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और रिवीजन की अलग क्लासें भी रहेंगी, इनके साथ साथ रिवीजन की क्लासें भी रहेंगी। अभी कुछ दिन, अभी 2-3 दिन और वीडियो एक आएगी, उसके बाद 2-3 दिन के बाद 3 से 4 वीडियो हो जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर में भी पढ़ाई करें। और यदि मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर विश्वास भी करें। आप लोगों ने अच्छी कमेंट की है, मुझे अच्छा लगा आप लोगों की कमेंट पढ़ के कि आप लोग सीरियस हैं तैयारी को लेके। और इसी तरह सीरियस रहें अपनी तैयारी को लेके। 3 महीने की तो बात है, इसके बाद हम सीटेट आसानी से पार कर लेंगे। तो इसलिए आप घर पे भी पढ़ें, वीडियोस भी देखें। और एक मुख्य चीज़ है कि आप रिवीजन करें बार बार। यदि एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो उसको 3 बार पढ़ लें, क्योंकि 3 बार में हमें वो समझ में आ जाएगी। 3 बार में नहीं आती तो चौथी बार में आ जाएगी। ये ना करें कि एक बार में हमें समझ में ना आए तो हम उसको छोड़ दें। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और ये जो बेल आइकन है आपके यूट्यूब चैनल में, ये आपके यूट्यूब में ये बेल आइकन है, इसको भी दबा दें। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो इसका आपको मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो डल चुकी है। जैसे मैं कभी बता ना पाऊँ कि वीडियो डल चुकी है, तो इसको दबाने से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है। और किसी एक दोस्त को शेयर कर दें। चलिए, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वृद्धि और विकास के बारे में, विकास की अवधारणा क्या है, और उसमें हमने थोड़ा सा सीखने की प्रक्रिया को भी समझा था। दूसरा टॉपिक हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके समझा था और उसको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। इसके बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है समाजीकरण की प्रक्रिया। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये थोड़ा सा सेम है, और जो इसमें रह जाएगा वो हम सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक बच्चे का कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि बालक का विकास जो है वो गर्भ अवस्था से लेकर चलता है कहाँ तक, जीवन पर्यंत तक चलता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता है बालक का विकास। इसी तरह जो बालक का समाजीकरण होता है वो जन्म से शुरू हो जाता है, जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से शुरू नहीं होता, जन्म के बाद ही शुरू हो जाता है बालक का समाजीकरण और जीवन पर्यंत चलता है। बालक का जो समाजीकरण है वो जन्म के बाद शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। ऐसे ही बालक का अधिगम यानी कि बालक का सीखना भी बालक जन्म से सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु पर्यंत तक सीखता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप क्लियर करें। यदि ना पता हो तो अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मैनेज कर लें। तो देखिए, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, बच्चे का समाजीकरण है, सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण माँ से होता है। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, सिर्फ माँ को जानता है, तो बच्चे का समाजीकरण माँ से होता है। उसके बाद समाजीकरण परिवार से होता है, फिर समाज से होता है, विद्यालय से होता है समाजीकरण। इसका मतलब, जैसे अभी कोविड-19 जब फैला था तो एक बात हमारे सामने आ रही थी कि सब लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी। तो आपने देखा होगा कि आप किन किन लोगों से दूर रहे, आप समाज से दूर रहे, आप अपने पास पड़ोस से दूर रहे, यहाँ तक कि आप अपने रिश्तेदारों से दूर रहे, कोचिंग, स्कूल, विद्यालय सब बंद रहे, क्योंकि यहाँ इन सब जगह बालक का समाजीकरण होता है।
तो कोविड-19 बताया गया कि हमें इन सब जगह से हटना है, दूर होना है इनसे, सामाजिक दूरी बताई गई। तो ये मान के चलो कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये संपर्क में आने से होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आने से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। आप अपने परिवार के लोगों के संपर्क में आते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, इनके संपर्क में आते हैं। आप समाज के संपर्क में आते हैं। आप विद्यालय जाते हैं तो वहाँ शिक्षकों से मिलते हैं और अन्य बच्चों से मिलते हैं, तो वहाँ भी आपका समाजीकरण होता है। तो विद्यालय में होता है, समाज में हमारा समाजीकरण होता है। हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसमें हमारा कार्यक्रम होता है, हमारा समाजीकरण होता है। यदि हम किसी खेल में भाग लेते हैं तो उसमें हमारा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है, लेकिन परिपक्व अवस्था तक ये जो प्रक्रिया है जो तेज चलती है, उसके बाद स्लो हो जाती है, लेकिन चलती जीवन पर्यंत तक है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद समाजीकरण का अर्थ। समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण का अर्थ है कि समाज के अन्य व्यक्तियों की प्रत्याशाओं, दूसरे व्यक्तियों के विचारों, समाज के मूल्यों और मानदंडों के प्रति व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला अनुकूलन। हमारे समाज में क्या नियम बनाए गए हैं, क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, हम किस तरह उन समाज के नियमों को मानते हैं, कैसे उनका आदर सम्मान करते हैं, समाज के लोगों के साथ जुड़ते हैं और कैसे उनके साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं, उनके नियमों के प्रति अपने आप को कैसे अनुकूलन करते हैं, कैसे ढाल लेते हैं उनके अनुसार हम अपने आप को, ये हमारा समाजीकरण है। हमारा परिवार हमें कैसी चीज़ें सिखाता है, हमारा समाज हमें कई चीज़ें सिखाता है, हमारे समाज ने क्या नियम बनाए हैं, हम उन नियम को कैसे मानते हैं, उनका कैसा पालन करते हैं, यही हमारा समाजीकरण है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं एक हॉस्टल में रहता था, तो एक हॉस्टल में, उस हॉस्टल के कुछ नियम थे कि आपको कितने बजे खाना मिलेगा, कितने बजे आपको नहाना है, कितने बजे आपको कॉलेज जाना है, कितने बजे क्लास होगी, किस चीज़ की क्लास होगी और कितने बजे आपको हॉस्टल से बाहर जाना है और कब हॉस्टल बंद हो जाएगी, कब खुलेगी। ये सारे नियम थे उस हॉस्टल के। इसी तरह समाज के भी कुछ नियम होते हैं, परिवार के भी कुछ नियम होते हैं और नियमों के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है और जिससे हमारा समाजीकरण होता है, हम समाज के एक सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो आप ये पढ़ लें, जो कॉन्सेप्ट था, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, इस थ्योरी को आप पढ़ लें। अगला है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है। हम समाज के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारा समाज हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। हम अपने समाज के लोगों को देखते हैं कि हमें जीवन में कुछ करना चाहिए। हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हमने किसी को देखा कि यार इनने ये किया अपनी लाइफ में, इनने ये किया अपनी लाइफ में और इनसे हमें ऐसा सीखना चाहिए। तो हम अपने समाज के लोगों से सीखते हैं, हम अपने परिवार के लोगों से सीखते हैं, हम अपने विद्यालय में देखते हैं लोगों को कि ये ऐसे ऐसे है, इनमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, हमें इनसे ये सीखना चाहिए। तो हम अपने समाज के लोगों से सीखते हैं। तो समाजीकरण जो है ये सीखने की प्रक्रिया है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं और हम एक दूसरे से बहुत सारे गुण सीखते हैं। तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है और समाजीकरण जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है। जैसे विकास है, विकास भी रुकता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया भी रुकती नहीं है और समाजीकरण की प्रक्रिया भी रुकती नहीं है। ये तीनों चीज़ें नहीं रुकती। तो समाजीकरण जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। हम अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से, परिवार पड़ोस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यही समाजीकरण है, यही समाजीकरण है, यही सोशलाइजेशन है। अगला है कि समाजीकरण के द्वारा सामाजिक परिवेश से अनुकूलन और व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। हमें अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट करना है, समाज के द्वारा हम ये सीखते हैं। पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना मतलब अच्छे अच्छे गुण अपनी पर्सनालिटी में लेना, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण ढाल लेना। जैसे दूसरों का सहयोग करना, अच्छा मित्र बनना, दूसरों की भलाई करना, अच्छा सोचना, अच्छे से खूब मेहनत करना। ये सारे गुण जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो इनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी अच्छी पर्सनालिटी बनती है। और अच्छे सामाजिक परिवेश, तो समाजीकरण के द्वारा सामाजिक परिवेश के साथ हम अनुकूलन करना सीखते हैं, ढल जाते हैं अब समाज में अपने और उस समाज के नियमों के अनुसार और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की हमें क्षमता प्राप्त होती है। इसके बाद समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। हमारी हिंदू धर्म की एक संस्कृति है और हम उस संस्कृति को अपने समाज के द्वारा ढालते हैं।
अपने अंदर आत्मसात कर ले। आत्मसात करना मतलब किसी चीज़ को सीख लेना, अपने अंदर धारण कर लेना, ये होता है आत्मसात करना। तो हमारी संस्कृति के जो नियम हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं, जो मान्यताएं हैं कि जैसे हम किस भगवान को मानते हैं, हमारी संस्कृति है, हम किस प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, हमारी किस प्रकार की संस्कृति है, हमारा किस प्रकार का समाज, हम किस प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी संस्कृति, अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं और अपने अंदर इन चीज़ों को धारण कर लेते हैं और अपने बच्चों को, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको भी हम ये चीज़ें सिखाते हैं और आगे ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इसके बाद समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है। अब ये क्या है कि व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का आत्म मतलब खुद का सेल्फ डेवलपमेंट, इससे व्यक्ति का खुद का विकास होता है। व्यक्ति बेहतर से बेहतर प्राणी बनता जाता है और एक दिन आसमान को छूता है। तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी बनेगा कि इनमें से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है, तो आप बताएंगे कि समाजीकरण सीखने की भी प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में हम संस्कृति से कुछ चीज़ें धारण करते हैं, आत्मसात करते हैं चीज़ों को, और समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है। इसके बाद समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वह अनेक परिस्थितियों से गुजरता जाता है। बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति में सिर्फ शारीरिक परिपक्वता आती है, बल्कि समाजीकरण की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। यदि व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें उसके शरीर बढ़ रहा है, उसका शरीर बढ़ रहा है, सिर्फ ये मतलब नहीं है, उसमें समाजीकरण की प्रकृति भी विकसित होती है, उसका सामाजिक विकास भी होता है। और समाजीकरण जो है ये जन्म से शुरू हो जाता है हमारा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि समाजीकरण कहाँ से शुरू हो जाता है, तो समाजीकरण हमारा जन्म से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जीवन भर चलता है। ऐसे ही सीखने की प्रक्रिया है, जन्म से प्रारंभ हो गई और जीवन भर चलेगी। ऐसे ही विकास की प्रक्रिया है, गर्भावस्था से प्रारंभ हो गई और जीवन भर चलेगी। तो समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका समाजीकरण होता जाता है। बाल्यावस्था में कुछ समाजीकरण होता है, शैशवावस्था में कुछ समाजीकरण होता है। इसको हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास में कि कौन सी अवस्था में कैसा समाजीकरण होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि समाजीकरण क्या है। हम अपने परिवार से, हम अपने समाज के लोगों से, हम अपने रिश्तेदारों से क्या सीखते हैं, हम किस मोहल्ले किस पड़ोस में रहते हैं उन लोगों से क्या सीखते हैं, हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में, हम किसी सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और वहाँ से हम क्या सीखते हैं, और हमारे समाज के क्या नियम है, उन समाज के नियमों को हम किस प्रकार मानते हैं, किस प्रकार उन नियमों के अनुसार हम अपने आप को आत्मसात करते हैं, ढाल लेते हैं उन नियमों के अनुसार। हमारे समाज ने क्या नियम बनाए हैं, परिवार ने क्या नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल के नियम थे कि कब उठना है, कब बैठना है, कब बाहर जाना है, कब मार्केट जाना है, सारी चीज़ें थीं। तो उनके हिसाब से, हॉस्टल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैंने अपने आप को धारण कर लिया, अपने आप को आत्मसात कर लिया कि यार इसके हिसाब से काम करना है यदि हॉस्टल में रहना है। तो यही समाजीकरण की प्रक्रिया है कि हम किस प्रकार के समाज में रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या उसके नियम रूल रेगुलेशन है और किस प्रकार से हम उनको मानते हैं। और ये पहला पार्ट है और अगले पार्ट में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है समाजीकरण और इससे बहुत शानदार और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कोई कठिन क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, इसलिए छोटा टॉपिक है। और समाजीकरण बस यही इसका आंसर है जो मैंने आपको बता दिया, यही इसका कॉन्सेप्ट है समाजीकरण का, यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। कुछ चीज़ें जो बहुत सी चीज़ें अभी रह गई हैं उनको मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। तो ये एक क्वेश्चन है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है और जिसमें निहित है, यानी कि जिसमें शामिल है, उस पाठ्यक्रम में क्या शामिल है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया विद्यालयों के पास है उसमें क्या शामिल है। ये 4 ऑप्शन हैं, ये आप खुद करें, इसको कमेंट में इसका उत्तर दें हमें, इसका उत्तर क्या है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, मैंने जानबूझ के इसको लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो भी इसका आंसर आपको लग रहा है आप इसको पढ़ें 2-4 बार, समाजीकरण को पढ़ें जो मैंने पढ़ाया है अभी पहले, और कमेंट में उत्तर दें पढ़ के कि इसका उत्तर क्या है। यदि नहीं बनेगा तो मैं कल इसको फिर से कराऊंगा। 8वां क्वेश्चन है ये, मुझे ध्यान है, आप भी ध्यान रख लें। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है 9वें क्वेश्चन से। 9वां क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। मैं इसको कल PDF के रूप में भी दूंगा, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी तुम्हारी समझ विकसित हो जाए इसलिए इसको ले लिया है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है। अभी आप सिर्फ इतने पे ध्यान दें कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है। समाजीकरण की 2 प्रकार की एजेंसी होती हैं,
एक होती है सक्रिय एजेंसी, एक होती है सक्रिय एजेंसी और एक होती है निष्क्रिय एजेंसी। समाज जो सामाजिकरण क्या है कि संपर्क में आने से, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से प्रारंभ होता है सामाजिकरण। जैसे आपके घर में रिश्तेदार आए तो पता चला कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारों के सामने नहीं आते, घर में छुप के बैठ जाते हैं, तो उनका सामाजिकरण कैसे होता? नहीं होता। तो जो बच्चे यानी कि रिश्तेदारों से सामाजिकरण कैसे होगा? तो रिश्तेदार आए, आपके माता पिता ने आपको बुलाया कि भैया इधर आओ, अपना नाम बताओ, इनको ये बताओ आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आप क्या करते हो, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, उनसे बातचीत करो, उनसे संपर्क करो रिश्तेदार से। तो वो क्या है? वो एक सक्रिय सामाजिकरण है, उसमें आप सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो सक्रिय सामाजिकरण है। तो रिश्तेदार जो हुए वो कैसे हुए? आपके सक्रिय सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी हुए, क्योंकि आप सामने उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने पूछा है कि कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो पहला है स्वास्थ्य क्लब। स्वास्थ्य क्लब मतलब अस्पताल में जो एक क्लब होता है, आपस में अस्पताल का एक क्लब होता है, वो व्यक्ति जो मरीज हैं उनकी सहायता करते हैं, उनकी दवाई करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है दवाई के बाद। तो ये जो है, जो स्वास्थ्य क्लब जो है मरीजों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, तो ये भी सामाजिकरण की एक सक्रिय एजेंसी है। जैसे रिश्तेदार आपके घर में आए थे तो आप उनके साथ संपर्क स्थापित कर रहे थे, अपने बारे में उनको बता रहे थे, तो वो भी एक सक्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब जो दूसरों की मदद कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो मरीज है उनकी बीमारियों को दूर कर रहा है, उनका पता लगा रहा है उनसे बातचीत करके कि तुम्हें कैसी बीमारी है, कब हुई, क्यों हुई, कैसे ठीक होगी, तो ये उनके साथ संपर्क कर रहा है स्वास्थ्य क्लब अस्पताल। तो ये सक्रिय एजेंसी है। परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब लोग हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए यदि हम बच्चे हैं तो, या हम पढ़ते हैं तो, और हमें क्या कर सही चीज़ें हमारे लिए, क्या गलत चीज़ें हमारे लिए, और बिला 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 दुनिया भर की बातें होती हैं। तो परिवार भी एक सक्रिय एजेंसी है सामाजिकरण का, इससे भी आपका सामाजिक विकास होगा। तीसरा है इको क्लब। इको जो है वो एनवायरमेंटल शब्द है, तो पर्यावरण के लिए एक क्लब बनाया गया है जिसमें सभी आपस में पर्यावरण को कैसे, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, कैसे हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और जब आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, तो इसमें भी तो सामाजिकरण हो रहा है सक्रिय रूप से। तो आपके यहाँ जो रिश्तेदार आए थे वहाँ आप सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, आपके पिताजी ने बुलाया कि भाई आइए इनसे बात कीजिए, तो आपने उनसे बात करी, तो सक्रिय रूप से आप शामिल हुए उसमें। स्वास्थ्य क्लब, डॉक्टर ने मरीजों से बात की तो वो भी सक्रिय रूप से शामिल हुआ। परिवार ने आपस में बच्चों से बात की तो वो भी सक्रिय रूप से समाजीकरण की एजेंसी हुआ। इको क्लब, पर्यावरण संरक्षण के बारे में एक दूसरे से बातचीत की तो वो भी सक्रिय रूप से समाजीकरण का भाग हुआ। लेकिन जो निष्क्रिय एजेंसी है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में आप किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, आप किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बोलेंगे नहीं। आप पुस्तकालय में जाएंगे, आप लाइब्रेरी में जाएंगे, अपनी पुस्तक उठाएंगे या न्यूज़पेपर उठाएंगे, अपनी कुर्सी पकड़ेंगे और बस बैठ जाएंगे। 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जितने भी आप बैठेंगे, आप शांति से बैठेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, शांति का परिचय देंगे। तो यहाँ आपका समाजीकरण नहीं हो रहा है। ये समाजीकरण की निष्क्रिय यानी कि नेगेटिव एजेंसी है, सोशलाइजेशन की नेगेटिव एजेंसी है ये सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ आपका समाजीकरण नहीं हो रहा, बाकी इन तीनों ऑप्शन में आपका समाजीकरण हो रहा है, इसलिए आपका आंसर डी सही है। देखिए ऊपर से क्वेश्चन भी आया है, जो मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। यदि आपको समझ में ना आए हो तो मैं कल भी आपको इसके बारे में बता दूंगा। बाकी 2 क्वेश्चन इससे आए हैं, इसलिए मैं इसको 2 बार समझाऊंगा, एक आज एक कल। अगला है कि समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? डी से शुरू करेंगे। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना। क्या मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा कि समाजीकरण एक संस्कृति की आलोचना करना? आलोचना मतलब संस्कृति की बुराई करना, किसी भी संस्कृति की बुराई करना, कि हम हिंदू हैं तो ये धर्म खराब है, मेरा अच्छा है, या किसी की संस्कृति खराब है, मेरी संस्कृति अच्छी। क्या मैंने आपको ऐसा बताया समाजीकरण के बारे में? नहीं बताया। तो डी तो गलत है, डी गलत है। तो सही क्या है? इसके बाद डी गलत हो गया आपका। सी घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है। घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है। घुलने मिलने, किसके साथ घुलने मिलने ये भी तो बताना चाहिए। इनने ये नहीं बताया इस ऑप्शन में कि किसके साथ घुलना मिलना है, किसके साथ समायोजन करना है, तो इसलिए ये भी गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, नहीं, ये भी गलत है। सबसे सही जो उत्तर है जो पहला है,
मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। हमारा जो समाज है वो हमें क्या सिखाता है, हमारा परिवार जो हमें क्या मूल्य मतलब कौन से अच्छे गुण हमें सिखाता है। मूल्य का मतलब ये है मोरल वैल्यूज़, मूल्य का मतलब वैल्यूज़ इंग्लिश में। हमें हमारा समाज क्या सिखाता है, कौन से अच्छे अच्छे गुण सिखाता है हमें, हमारा परिवार हमें क्या सिखाता है, हमें क्या मूल्य सिखाता है, मोरल वैल्यूज सिखाता है, क्या विश्वास हमें सिखाता है, किन चीज़ों पे क्या करना चाहिए हमें जीवन में अपने, और किस प्रकार की अपेक्षाएं समाज हमारा हमसे चाहता है कि हम समाज के नियमों को मानें या परिवार के नियमों को मानें, किस प्रकार की हमारी समाज हमसे अपेक्षाएं रखता है। इन सभी को अर्जित करना मतलब अर्जित करना अलग होता है और सीखना अलग होता है। हम इसको सीखते नहीं हैं, हम इसको समाज में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए इन सभी चीज़ों को हम अर्जित करते हैं। हम अपने आप में इन सभी चीज़ों को अर्जित करते हैं और ऑटोमेटिक हम इन चीज़ों को फिर सीख जाते हैं। तो सामाजिकरण मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है कि ऑटोमेटिक अर्जित करना मतलब हम किसी चीज़ को ऑटोमेटिक उसमें रहते रहते सीख जाएं। तो समाज में रहते रहते उसके नियमों को आप सीख जाएंगे, उसके साथ समायोजन करना सीख जाएंगे। कोई आपको विशेष ट्रेनिंग नहीं देगा, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक अर्जित कर लिए जाएंगे, उस चीज़ को अर्जित कर लेंगे। तो पहला आपका आंसर है। इसके बाद सामाजिकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? सामाजिकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कंप्यूटर, अनुमानसिकता, राजनीतिक दल और परिवार। तो कंप्यूटर के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, राजनीतिक दल ये भी गलत है, अनुमानसिकता का तो कोई संबंध ही नहीं है, इसका तो मैंने अलग बताया था पिछले टॉपिक में, अनुमानसिकता और वातावरण। तो डी आपका राइट आंसर है, परिवार। परिवार मैंने बताया है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख अंग है। परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, विद्यालय से, ये सबसे हमारा सामाजिकरण होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? मूल्यों और विश्वास को अर्जित करना, कौशलों का अर्जन करना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना, कोई विशेष स्किल सीखना, एक संस्कृति की रीतियों को, रीतियाँ मतलब नियम क्या है, उसके क्या मानदंड हैं, रूल रेगुलेशन क्या है, मानदंड रूल रेगुलेशन क्या नियम है, क्या रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज जानते हैं आप, क्या रीति रिवाज हैं, रूल रेगुलेशन क्या है, क्या मान्यताएं हैं, क्या मानदंड हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, इन सभी को सीखना। तो हम सीखते हैं भाई, हमने बताया है आपको। मूल्यों को यानी कि जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको भी हम समाज से अर्जित करते हैं, एक संस्कृति के नियमों को भी सीखते हैं, हम कौशलों का भी अर्जन करते हैं। कौशलों का अर्जन मतलब हमारे समाज में किसी को कोई चीज़ अच्छी आती है, जैसे ट्रैक्टर चलाना आता, ट्रैक्टर चलाना एक कौशल है, एक कुशलता है, ड्राइविंग। तो हमारे समाज में किसी को ट्रैक्टर चलाना आता है, परिवार में आता है, तो हम उनसे वो चीज़ सीख लेते हैं, तो ये कौशलों का अर्जन हो गया। हमारे समाज में किसी को लाइट सुधारना आती है, हमने उनसे कहा हमें भी सीखना है लाइट सुधारना, हमने लाइट सुधारना सीख ली, हम अपने घर की लाइट सुधार देते हैं और दूसरों के घर की सुधार देते हैं। तो ये भी हमने कौशल सीखा। तो ये हम सब कहाँ से सीखते हैं? ये हम सब अपने समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, आसपास पड़ोस के लोग से सीखते हैं, विद्यालय में जाके सीखते हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया है। लेकिन डी जो है, डी ये समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। डी अनुमानसिक संचरण, ये तो अनुमानसिकी है, ये अलग टॉपिक है, इसका कोई संबंध ही नहीं है इससे। तो बी आपका राइट आंसर है कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, बाकी सब सही है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? यदि बच्चे का समाजीकरण करना है तो परिवार कैसी भूमिका निभाएगा? परिवार मुख्य भूमिका निभाएगा। सबसे पहले तो परिवार ही समाजीकरण करेगा। पहले माँ करेगी बच्चे का समाजीकरण, माँ के द्वारा होगा। फिर बच्चा परिवार में रहेगा 1, 1.5, 2 वर्ष तक, उसके बाद वो समाज में जाएगा। तो जो परिवार है वो मुख्य भूमिका निभाता है अपने बच्चे के समाजीकरण में। निम्नलिखित में से समाजीकरण और जो परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, प्राथमिक तत्व है, प्राथमिक उत्पादक है। उसके बाद कोई दूसरा है, पहले तो परिवार ही है। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण कारक हो सकते हैं? गौण कारक मतलब द्वितीय कारक। द्वितीय कारक कौन से हैं? प्राथमिक कारक तो परिवार ही है। बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक परिवार है। प्राइमरी जो कारक है, फैक्टर है, वो कौन है? परिवार। और उसके बाद समाज आएगा, विद्यालय आएंगे और दुनिया भर की तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे के समाजीकरण में मुख्य योगदान देगा वो परिवार देगा, क्योंकि वो प्राथमिक कारक है बच्चे के समाजीकरण का। तो क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे के समाजीकरण का गौण कारक यानी कि द्वितीय कारक, गौण कारक या द्वितीय कारक या सेकेंडरी फैक्टर्स कौन सा है? परिवार है क्या? परिवार तो नहीं है, क्योंकि परिवार जो है
परिवार और आस पड़ोस, तो आस पड़ोस तो है लेकिन परिवार शामिल है इसमें, और परिवार प्राथमिक है। परिवार प्राथमिक कारक है बच्चे के सामाजिकरण का, तो डी तो गलत है। सी भी गलत है क्योंकि सी में परिवार शामिल है। रिश्तेदार जो है ये द्वितीय कारक है, आस पड़ोस जो है ये द्वितीय कारक है, निकटतम परिवार के सदस्य जो हैं ये द्वितीय कारक हैं, विद्यालय द्वितीय कारक है, विद्यालय और आस पड़ोस ये भी द्वितीय कारक है। लेकिन परिवार जो है, परिवार कैसा है बच्चे के सामाजिकरण का? प्राथमिक कारक है। तो जिस जिस ऑप्शन में परिवार होगा उस परिवार को हम, उस ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ गौण कारक, गौण कारक का अर्थ होता है द्वितीय कारक, सेकेंडरी फैक्टर्स। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि द्वितीय कारक कौन सा है, और परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है। तो जिन जिन ऑप्शन में परिवार है उन ऑप्शन को हम हटा देंगे। तो बी सी डी तीनों में परिवार जो है शामिल है और परिवार प्राथमिक कारक है, लेकिन हमें चाहिए द्वितीय कारक। तो ए हमारा राइट आंसर है कि विद्यालय और आस पड़ोस ये दोनों द्वितीय कारक हैं, परिवार प्राथमिक कारक है बच्चे के सामाजिकरण का। अगला क्वेश्चन कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, समाज में बड़ों का सम्मान करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। अपने सामाजिक मानदंड नहीं बनाना, हमें जो समाज के बने हैं हमें उनका पालन करना है। समाज में बड़ों का सम्मान करना ये ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है जितने के ऊपर। सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, सदैव नहीं पालन करना, हमें समाज के नियमों का सदैव नहीं हमें पालन करना। सामाजिक मानदंडों का पालन तो करना है, हम समाज के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा समाज जैसा करें, हम वैसा ही करें। क्या है जरूरी है ऐसा? आप खुद देखें अपनी दैनिक जीवन में, क्या आपका समाज जो कहता है क्या वही करते हैं? हमेशा नहीं करते। तो सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना ये गलत है। अपने सामाजिक नियम खुद बना लेना ये भी गलत है, कि खुद अपने ढाई चावल अलग पकाना, ये तो उस प्रकार की बात हो गई, तो ये भी गलत है, यानी कि बी गलत है। सी गलत है, समाज में बड़ों का सम्मान करना ये भी गलत है। सिर्फ यही सामाजिकरण नहीं है, ये सामाजिकरण का एक पार्ट है, लेकिन इसको सामाजिकरण नहीं कहते। हाँ एक पार्ट है, अच्छा गुण सीख रहा है एक, लेकिन ये सामाजिकरण, इसको सामाजिकरण नहीं कह सकते। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण तात्पर्य है, सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन ए कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना और सामाजिक नियमों के हिसाब से समायोजन करना। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट है जो क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण जो है तो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या है सर? तो जनसंचार माध्यम है टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन। टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जनसंचार के माध्यम हैं। ये सारी चीज़ें जनसंचार के माध्यम है, टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप। तो इनके माध्यम से बच्चे का सामाजिकरण, तो सामाजिकरण का ये जो साधन है टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये जनसंचार जो माध्यम है ये सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण साधन बनते जा रहे हैं। इसके बारे में सबसे सही कथन कौन सा है? हमें छांटना है कि कैसे अच्छे साधन बनते जा रहे हैं ये। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ केवल आ गया कि केवल माता पिता और परिवार ही समाजीकरण करेंगे। भैया पास पड़ोस और रिश्तेदार समाजीकरण नहीं करेंगे क्या? क्या विद्यालय समाजीकरण नहीं करेगा? क्या आप जिस ग्राउंड में खेलने जाते हैं वहाँ आपका समाजीकरण नहीं होगा? क्या आप ट्रिप में जब हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो क्या वहाँ समाजीकरण नहीं होगा? तो पहला गलत है कि सिर्फ माता पिता और परिवार ही समाजीकरण करेगा, तो पहला गलत है। दूसरा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। हाँ ये तो सही बात है, सबके पास मोबाइल आ गए, आजकल लैपटॉप आ गए, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्य यानी कि गुण सीखना अच्छे और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये तो सही है। और डी है, सी और डी रह गए हैं, तो सी है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। मैंने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया, ना मैंने विज्ञापन के बारे में पढ़ाया, ना मैंने विक्रय के बारे में पढ़ाया, किसी वस्तु को बेचने के बारे में, तो इसको तो आप सबसे पहले गलत कर दो। जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसको सबसे पहले गलत कर दो। जो हमने पढ़ा है हम उस पर अटल रहेंगे और वहीं से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे जो हमने पढ़ा है। जो हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में हमें क्या करना? तो ना हमने विज्ञापन के बारे में पढ़ा, ना विक्रय के बारे में पढ़ा, तो ये तो गलत है हमारा डी। सी क्या है? बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ये गलत है। प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कैसे नहीं कर पाते? हाँ टीवी के साथ अंतःक्रिया नहीं होती, लेकिन आप मोबाइल से वीडियो कॉल कर लो, उससे अंतःक्रिया हो जाएगी एक दूसरे के साथ।
आप जब मैं कुछ देर बाद लाइव आऊँगा तो अभी मैं आपके साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं लाइव आऊँगा तो आप वहाँ हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं डायरेक्ट आपका उत्तर देता जाऊँगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलेंगे यस और नो। तो बच्चे संचार माध्यम के साथ अंतःक्रिया तो करते हैं, आजकल तो करने लगे, अब मोबाइल में तो होता है। जैसे लाइव आएंगे तो आपका मेरे साथ अंतःक्रिया होगी, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये दो तो गलत है, COD। और ए इसलिए गलत हो गया कि वहाँ इनने बोल दिया कि सामाजिक केवल माता पिता और परिवार से होता है, तो ए इसलिए गलत हो गया। इसलिए बी आपका आंसर सही है कि जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। और इस प्रकार हमने अपना टॉपिक ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकेंड में हम इसको खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और अगला हमारा टॉपिक होगा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें, और यदि आपसे ना बने तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं आपसे बनेगा, यदि आप 2 बार ये वीडियो देख लें, नहीं बनी तो 2 बार देख लें, फिर उसके बाद बनेगा। आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और बाकी यदि नहीं बनेगा, यदि आंसर आपको आता है या नहीं भी आता है, जो भी आता है आप कमेंट करें और आप बताएं कि आपको और कौन सी क्लासें चाहिए, और जो भी चाहिए आप उसके लिए कमेंट करें। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ अच्छे से, उसका उत्तर भी देता हूँ। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कृपा करें, इसको दबा दें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें। और इस तरह हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।